बिल्कुल ही सक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो एक डिटर्मिनेशन और विल पावर ये होना चाहिए, बस उसके भरोसे पे आप जितना कमा सकते हो उतना कमा लीजिए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं आता हूँ आलोक जी आपके पास। इस बीच में हमारे साथ आत्मजीत सिंह जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, स्थितियां क्या वास्तव में इतनी खराब हैं जितनी दिखाई दे रही हैं? कई बार ऐसा कहा जाता है अंग्रेजी में कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो क्या विभीषणों से मुक्ति पाके इंडिया गठबंधन भले ही कमजोर हुआ है, लेकिन ईमानदारी के साथ लोगों के सामने जाएगा तो भारत की जनता भी तो देख रही है कि यहाँ पर कौन किसके साथ विश्वासघात कर रहा है, कौन घर का भेदी है, कौन क्या कर रहा है। तो बहुत कुछ निर्णय भारत की जनता के विवेक पर भी तो निर्भर करेगा अल्टीमेटली। या फिर जनता भी सिर्फ नदी के साथ बहती चली जाएगी और सोच विचार को ताक पर रख देगी। आपको क्या लगता है इस पूरे परिदृश्य में आलोक जी? धन्यवाद दिनेश जी। मैं इसको दो तरीके से देखना चाहता हूँ। बेचारा सारा मेन स्ट्रीम मीडिया, सारा वैकल्पिक मीडिया बेचारे नीतीश कुमार को दोषी बना रहा है, नीतीश कुमार को अवसरवादी कह रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता क्या ये अवसरवाद भाजपा का नहीं है? भाजपा से तो 3 बार वो अलग हुए, तीसरी बार जुड़े, तो ये भाजपा का अवसरवाद क्यों नहीं है? पहली बात तो मेरे को यही नहीं समझ में आता। मैंने सारे जिम्मेदारी, सारा ठीकरा नीतीश के माथे पे क्यों फोड़ा जाए? दूसरा, भाजपा की रणनीति क्या है? देखिए, जातिगत जनगणना की अगर आप बात करिए तो जब इधर हाल के 5 विधानसभा हुए थे, लेकिन जो हिंदी पट्टी के जो 3 थे उनमें एक बात सबसे बात हुई थी, जैसे ही खत्म हुए थे तो उन्होंने ये 4 जाति बताई थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एक किसान जाति थी, एक महिला जाति थी, एक युवा जाति थी, एक और कौन सी भूल गया मैं। किसान, महिला, युवा, उन्होंने बताया था गरीब, हाँ, तो उन्होंने 4 जातियां बताई थी कि 4 जातियां हैं, इसके अलावा कोई जाति नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर वो इस पर भरोसा करते कि केवल 4 ही जाति है, अपनी ही बात पे भरोसा करते, तो बिहार की जातिगत जनगणना पर तो ध्यान नहीं देते। अब जातिगत जनगणना के अगर थोड़े से एक हमको आंकड़े समझना पड़ेगा, जैसे हमको इसको गणित के तौर पर लेते हैं, मतलब गणित ही ले लेते हैं पहले। तो एक ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में 23.58% वोट मिले थे और ये नीतीश कुमार को मिले थे 21.81%। लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। तो अगर इन दोनों को ही जोड़ लेते हैं तो ये हो गया लगभग करीब 44-45% हो गया, और चिराग वाले को भी तो जोड़ लेते हैं तो 7 ये हो गया। तो इसका मतलब कि अब तो चुनाव खत्म हो गया बिहार में। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स के हिसाब से इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते। अगर इलेक्शन के रिजल्ट आते तो यूपी में भी जाने कब का कमाल हो गया होता, विधानसभा चुनाव में भी और पिछले लोकसभा चुनाव में भी कमाल हो गया होता। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर के एक अच्छा खासे एक आंकड़े जुटा लेते उत्तर प्रदेश में। तो गणित से राजनीति नहीं चलती। एक चीज और जो मुझे को समझ में नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सर्वे कराने वालों की फौज एक मौजूद रहती है। हर थोड़ी थोड़ी देर पर उनके सर्वे होते रहते हैं। मुझे लगता है 22 तारीख का जितना हाइप, जितना मतलब उसको चरम पर पहुंचाया गया था, जिस तरीके का माहौल बनाया गया था, इतना माहौल बना दिया गया था कि आज तक इससे बड़ा माहौल किसी भी चीज का नहीं बना है। मुझे लगता है कि जो 2019 का जो बालाकोट वाली स्ट्राइक थी, शायद उससे भी बड़ा माहौल राम का बना दिया गया था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपने राम पर भरोसा नहीं था? क्या उनको ये लग नहीं रहा था कि राम उनकी वैतरणी पार करा देंगे? ये बड़ा सवाल है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से मालूम है कि अगर आपको बिहार और यूपी में अगर चलना है तो जातिगत जनगणना को आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो इसलिए बिहार में उन्होंने नीतीश को साथ में लिया है। अब सवाल है कि नीतीश की मजबूरी क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कि नीतीश ने कोई ऐसी डील करी है जो आगे चल करके पत्ते खुलेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में उनके पास संभावनाएं थी, प्रधानमंत्री बनने की, उप प्रधानमंत्री पद की संभावना थी, गृह मंत्री पद की संभावनाएं थी। 3 संभावनाएं उनके पास में बड़ी थी। एनडीए में क्या संभावना है? क्या प्रधानमंत्री हो सकते हैं?
उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, क्या गृह मंत्री बनाया जा सकता है? ये 3 पद तो किसी हालत में नहीं मिलने, चाहे वो 40 सीटें भी जीत करके आ जाए तो भी नहीं 3 सीटें, ये 3 पद मिलने हैं। तो वह किस लिए जाने, क्या महिला समाज कल्याण के लिए आ रहे हैं या जल संसाधन मंत्रालय के लिए आएंगे वो दिल्ली? एनडीए में क्यों शामिल हुए हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार एक ऐसा है कि जातिगत जनगणना जिस तरीके से बिहार में हुई है, हो सकता है आगे चलकर कुछ दूसरे राज्यों में भी ये बातें शुरू हो जाए। तो इस चीज को ही खत्म करने के लिए, इसके अगुवा तो है नीतीश कुमार, अगर ये रायता फैलता, मैं इसको रायता बोलता हूँ आज की तारीख में, हालांकि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा इस शब्द, तो मैं शब्द थोड़ा और बदल करके आप कुछ भी कह सकते हैं, उसकी हवा कह सकते हैं कि अगर ये जातिगत जनगणना की हवा अगर दूसरे राज्यों में भी अगर फैलती है, तो आप ये मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी दिक्कत होने वाली है। एक चीज और, भारत मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप नीतीश पे ज्यादा बात करना चाहें, आपके शीर्षक भी ऐसा दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी की अवसरवादिता को नहीं नकारा जा सकता। और एक चीज और है, जैसे अभी आपने निर्बल से कहा, मेरा मानना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वो सीईओ के तौर पर चला रहे हैं, एक सीईओ है, एक एमडी है, वहां चेयरमैन कोई नहीं। तो अब सवाल है कि जब सीईओ एमडी है तो कंपनी के स्टेक्स है, तो उनको तो एक एक जोड़ना है। उनकी तो ऐसी फितरत है कि वो उसको चिराग पासवान को भी जोड़ेंगे और उनके चाचा को भी अपने साथ में रखेंगे, वो तो यूपी में राजभर को भी अपने साथ में रखेंगे। तो मतलब ये है कि किसी भी हालत में नीतीश को आप भले ही कह लें, तो ये सत्ता की जो भूख है, सत्ता की भूख से भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा भूख इसी में है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार के बारे में जब कहते हैं तो हमको ये भी समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी परजीवी भी है, उसका अपना तो कैडर है ही, लेकिन वो परजीवी भी है, जो उसके साथ में आता है उसको खा पी करके बराबर कर देती है। आप आ जाइए जम्मू कश्मीर, आ जाइए, वहां क्या हुआ, पीडीपी का क्या हाल है, इधर वहां आ जाइए महाराष्ट्र में, उसकी उंगली पकड़ कर चली, आज क्या हुआ, उसके कंधे पे बैठ गई है। तो अब ये बिहार में भी आप वही देखें, आप इधर देखिए यूपी में भी गठबंधन जरूर हुए, लेकिन अपना दल से लेकर बाकी सब जगह क्या स्थिति है, इन सब में इंडिया गठबंधन के लिए सबक क्या है, आपका जो मुख्य सवाल था। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन के लिए और मजबूत होगा, हौसले उसको बुलंद रखने पड़ेंगे, और जितने छत्रप अभी बचे हुए हैं, जितने क्षेत्रीय दल बचे हुए हैं, अब उनको हर हालत में विश्वास करना पड़ेगा कि अस्तित्व का संकट है और बड़ा संकट है। अगर वो इस बार नहीं जुड़ते हैं, कायदे से नहीं जुड़ते हैं, तो उनके लिए अपने को बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिनेश, अनिल जैन जी आपके पास आता है। जेडीयू उसी रास्ते पर है जिस पर